Good morning everyone. In last lecture, we discussed about stress and classification of stress and also numerical based on stress and thermal stress. So in this lecture, I will discuss strain and classification of strain and numericals based on strain. So first of all, what is strain? A body is said to be strained whenever relative position of particle is altered or changed due to loads acting on it. That means जब कभी किसी पार्टिकल पर लोड एक्ट होने के कारण उस पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाता है, तब उस बॉडी में स्ट्रेन डेवलप्ड होता है। अतः इस खिंचाव को हम स्ट्रेन कहते हैं। In other words, we can define as change in length per unit original length. That means strain is also defined as the change in length per unit original length, and it is denoted by epsilon. That is epsilon equal to क्या होगा? Change in length divided original length. Now classification of strain. जनरली स्ट्रेन को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको कि हम लोग एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेन, जिसको कि हम लोग गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड एंड गामा जेड एक्स से डिनोट करते हैं। एंड फर्दर नॉर्मल स्ट्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, lateral strain and volumetric strain, and all these are tensile and compressive nature. That means longitudinal, lateral and volumetric strain, all these are tensile and compressive nature. That means इन तीनों का जो नेचर है वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल स्ट्रेन को समझते हैं। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेन? नॉर्मल स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड। दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन according to direction of normally applied force. That means अगर x डायरेक्शंस में नॉर्मली फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एप्सिलॉन x। सिमिलरली y डायरेक्शंस में फोर्स अगर नॉर्मली अप्लाइड किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन y। सिमिलरली z डायरेक्शंस में नॉर्मली फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन z. That means according to direction of normally applied loads. And normal strain equal to क्या होगा? Change in length divided original length, या कह सकते हैं कि change in dimension divided original dimension. That is final length minus initial length divided initial length. Now अगर हम normal strain के types की बात करें तो first type जो मेरा है वो है longitudinal strain. So what is longitudinal strain? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक डायमेंशन में स्ट्रेन डेवलप करता है जो अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में है। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट गिव्स स्ट्रेन इन ए डायमेंशन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन में स्ट्रेन डेवलप करता है जो अप्लाइड लोड की दिशा में काम करता है। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो केस वन अगर हम लेते हैं, व्हेन लोड अप्लाइड इज पुल नेचर। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास कोई बार है उसमें P फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, सो इन दिस केस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डेवलप्ड होगा वो अप्लाइड लोड की दिशा में डेवलप्ड होगा। सो इन दिस केस
अप्लाइड लोड की दिशा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, दैट इज इसके लेंथ में चेंजिंग आ रही है, दैट मीन्स इसके लेंथ में इंक्रीमेंट आ रही है। सो दैट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो इन दिस केस एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, इसको कि हम लोग एप्सिलॉन एक्स टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो मेरा अप्लाइड लोड का दिशा है इस केस में वो एक्स डायरेक्शन है, दैट्स वाई एप्सिलॉन एक्स एंड टी फॉर टेंसाइल, दैट मीन्स लोड जो अप्लाइड हो रहा है वो टेंसाइल नेचर का है। सो दैट एल फाइनल माइनस एल नॉट, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइनल लेंथ जो मेरा है वो इनिशियल लेंथ से ज़्यादा है। सो दैट मेरा एप्सिलॉन एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा वो टेंसाइल होगा। नाउ केस 2 में व्हेन लोड अप्लाइड इज पुश नेचर देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर कंप्रेसिव इन नेचर। सो कंप्रेसिव कैसे होगा इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सो दैट इन दिस केस लेंथ में डिक्रीमेंट आ रही है, बट इसके हाइट में या कह सकते हैं कि इसके डायमीटर में इंक्रीमेंट आ रही है। दैट मीन्स अगर हम इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड आउट करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड इनिशियल लेंथ, बट हेयर फाइनल लेंथ जो है वो लेस देन है इनिशियल लेंथ से। दैट मीन्स अगर हम एल एफ माइनस एल नॉट का वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करें तो ये वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। सो दैट इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। नाउ अब नॉर्मल स्ट्रेन के दूसरे टाइप्स की बात करें, दैट इज लैटरल स्ट्रेन की बात करें तो लैटरल स्ट्रेन क्या है, यह उस डायमेंशन में स्ट्रेन डेवलप करता है जो अप्लाइड लोड की दिशा के परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स यदि हम x डायरेक्शंस में लोड अप्लाइड करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शंस y एंड z लैटरल स्ट्रेन डेवलप करेगा, बिकॉज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y एंड z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहा है उसको हम लोग लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। दैट इज एप्सिलॉन लैटरल इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन y इक्वल टू एप्सिलॉन z, दैट इज लैटरल डायरेक्शंस में या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो चेंजिंग आएगी डिवाइडेड इनिशियल लेंथ या कह सकते हैं कि इनिशियल डायमीटर, वो मेरा क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा, दैट इज डी फाइनल माइनस डी नॉट डिवाइडेड डी नॉट, एंड हेयर डी फाइनल इज लेस देन डी नॉट, दैट्स वाई ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा मेरा, वो निगेटिव आएगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन y इक्वल टू एप्सिलॉन z क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सो दैट इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। सिमिलरली अगर अप्लाइड लोड y डायरेक्शंस में है, दैट मीन्स अप्लाइड लोड y डायरेक्शन में है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, x एंड z, जो कि लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। एंड इफ अप्लाइड लोड इन द डायरेक्शन ऑफ z, मान लिया कि मेरा अप्लाइड लोड जो है वो z डायरेक्शंस में है, सो इन दिस केस x एंड y डायरेक्शंस लैटरल स्ट्रेन देगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टू लैटरल स्ट्रेन। सो यहाँ पर मैंने बताया कि एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए टू लैटरल स्ट्रेन होंगे। दैट मीन्स अगर मेरा यूनी एक्सियल केस होगा, दैट मीन्स अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, तो इस केस में वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा एंड टू लैटरल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा। दैट मीन्स अगर हम x डायरेक्शंस में लोड को अप्लाइड कर रहे हैं तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस y एंड z में क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, एंड अप्लाइड लोड के डायरेक्शंस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा।
दैट मीन्स मेरा अप्लाइड लोड का डायरेक्शंस अगर एक्स डायरेक्शन है, देन एक्स डायरेक्शंस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, बट इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शंस दैट इज वाई एंड जेड डायरेक्शंस में लैटरल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा. सो दैट फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग वन लॉन्गिट्यूडनल strain and two lateral strain are developed. Similarly, अगर हम बाईएक्सियल लोडिंग की बात करें, that means बाईएक्सियल लोडिंग की बात करें तो इस केस में 2 longitudinal strain डेवलप्ड होगा एंड 4 lateral strain डेवलप्ड होगा. That means मेरा अगर अप्लाइड लोड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन भी है एंड वाई डायरेक्शंस भी है, मीन्स दोनों डायरेक्शंस में लोड को अप्लाइड किया जा रहा है. सो एक्स डायरेक्शंस के लिए 2 लैटरल स्ट्रेन वाई एंड जेड एंड वाई डायरेक्शंस के लिए 2 लैटरल स्ट्रेन एक्स एंड जेड. दैट मीन्स 2 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए यहाँ पर 4 लैटरल स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहे हैं. दैट इज इन बाईएक्सियल लोडिंग 2 longitudinal strain and 4 lateral strain. Similarly, for triaxial loading या कह सकते हैं कि under triaxial loading 3 longitudinal strain and 6 lateral strain. Similarly, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर लोड तीनों डायरेक्शंस में अप्लाई किया जाए, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में, तो जिस डायरेक्शंस में लोड अप्लाई करते हैं वो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देता है. सो दैट यहाँ पर 3 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा. एंड सिमिलरली एक्स डायरेक्शंस के लिए, एक्स डायरेक्शंस में अप्लाइड लोड के लिए 2 lateral strain. Similarly, y डायरेक्शंस में अप्लाइड लोड के लिए 2 lateral strain and similarly z डायरेक्शंस में अप्लाइड लोड के लिए 2 lateral strain. That means 3 longitudinal strain and 6 lateral strain in case of triaxial loading. ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बातें, बट अगर हम नेचर की बात करें, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरा टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा एंड उसके रिस्पेक्ट में लैटरल स्ट्रेन का नेचर क्या होगा. सो वी कैन से दैट longitudinal strain and lateral strain are both opposite in nature. That is, if longitudinal strain is tensile, then other 2 lateral strain are compressive in nature. But why? Because when material undergoes change in length, it simultaneously undergoes change of opposite nature in lateral direction. That means when length increases, breadth and thickness decreases in case of rectangular bar and diameter decreases in case of circular bar. That means जब मटेरियल के लेंथ में चेंजिंग आता है, दैट इज जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ के डायरेक्शंस में अप्लाइड करते हैं, तो उसके साथ साथ लैटरल डायरेक्शन के डायमेंशन में विपरीत चेंजिंग आती है. दैट इज वाई एंड जेड डायरेक्शंस के डायमेंशन में भी बदलाव आता है. दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ जो अप्लाइड लोड है वो एक्स डायरेक्शन है. दैट इज एक्स डायरेक्शंस में जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, या कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्शंस में लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बट इसके अपोजिट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर वाई एंड जेड डायरेक्शंस में, या कह सकते हैं कि इसके डायमीटर में, या कह सकते हैं कि इसके ब्रेड्थ में डिक्रीमेंट आ रही है. डी नॉट से डी फाइनल, डी नॉट मेरा ज़्यादा है एंड डी फाइनल कम है. दैट मीन्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस के डायमेंशन में चेंजिंग आ रही है एंड कह सकते हैं कि डिक्रीमेंट हो रही है. दैट इज लैटरल डायरेक्शंस के डायमेंशन में अपोजिट चेंजिंग आ रही है. दैट मीन्स अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रही है तो लैटरल स्ट्रेन के डायमेंशन में विपरीत चेंजिंग हो रही है, दैट इज डिक्रीमेंट हो रही है. सो दैट अगर इस केस में हम
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करें तो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं कि वो निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स अगर मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर टेंसाइल है तो लैटरल स्ट्रेन का नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। That means in this case one longitudinal strain is tensile nature but two lateral strains are compressive in nature. So इस तरह से आप देख सकते हो कि यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर मेरा टेंसाइल नेचर है तो अदर टू लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो कंप्रेसिव नेचर होगा। सिमिलरली अगर बाई एक्सियल लोडिंग की बात करें तो यहाँ टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा जो कि टेंसाइल नेचर का होगा एंड फोर लैटरल स्ट्रेन जो डेवलप्ड हो रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का होगा। और इस तरह से ट्राई एक्सियल लोडिंग के अंडर क्या होगा, थ्री लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डेवलप्ड होगा अगर मेरा टेंसाइल नेचर का होगा तो सिक्स लैटरल स्ट्रेन जो डेवलप्ड होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा। सो इस तरह से हमने नॉर्मल स्ट्रेन के टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन को डिस्कस किया। नाउ थर्ड टाइप जो है नॉर्मल स्ट्रेन का वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम and it is denoted by epsilon v, that is epsilon v equal to क्या होगा, delta v by v. And also volumetric strain is the algebraic sum of strain in x direction, y direction and z directions, that is epsilon v equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, that is volumetric strain is equal to the algebraic sum of strain in x direction, strain in y direction and strain in z directions. So we can written as delta v equal to v into epsilon x plus epsilon y plus epsilon z from equation 1 and from equation 2. That means when the member is subjected to axial loading, it undergoes in longitudinal strain and lateral strain. This results in change in length and change in cross-sectional dimensions. So these changes results in change in volume. That means अगर हम किसी भी मेंबर में एक्सियल लोडिंग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड होता है एंड साथ ही साथ लैटरल स्ट्रेन भी डेवलप्ड होता है, जिसके कारण लेंथ में चेंजिंग आती है और उसके साथ साथ उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में भी चेंजिंग आती है। सो दीज चेंजेस रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लिया कि मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। सो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, डेल्टा भी इक्वल टू, अगर बी एंड टी को कांस्टेंट एज्यूम कर ले तो क्या होगा, बी टी इंटू डेल्टा एल, प्लस अगर हम एल एंड टी को कांस्टेंट एज्यूम करें तो क्या होगा, एल इंटू टी डेल्टा बी, सिमिलरली एल इंटू बी डेल्टा टी। नाउ अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, सो हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डेल्टा भी बाई भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दे तो डेल्टा भी बाई भी हमको मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा टी बाई टी। That means we can written as volumetric strain equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. That means volumetric strain is the algebraic sum of strain in x, y and z directions. So इस तरह से मैंने उसको प्रूफ किया। Now अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया कि मेरे पास सिलिंड्रिकल बार है,
सिलिंड्रिकल बार। सो सिलिंड्रिकल बार के केस में मेरा वॉल्यूम क्या होगा, π/4 d² L। एंड सिमिलरली इसको हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अगर L को कांस्टेंट लेते हैं तो 2D इंटू डेल्टा D, एंड अगर D स्क्वायर कांस्टेंट करते हैं तो D² इंटू डेल्टा L। नाउ अगर हम यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डेल्टा V/V फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा V/V। आप उसको सॉल्व कर लोगे एंड वहाँ से देखते हो क्या मिलता है, डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा D/D। एंड हेयर डेल्टा L/L इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, and here delta D/D is called hoop strain, that is hoop strain, या कह सकते हैं कि circumferential strain। Hence हम कह सकते हैं कि in case of cylindrical bar वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो longitudinal strain, that is longitudinal strain plus 2 इंटू हुप स्ट्रेन, या कह सकते हैं कि सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन के बराबर होगा। एंड सिमिलरली अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात करें, दैट मीन्स स्फेरिकल बॉडी, सो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ एंड इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2। दैट इज यहाँ से वैल्यू आ रहा है π/6 d³। एंड सिमिलरली बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, यहाँ से डेल्टा V इक्वल टू π/6 इंटू 3d² इंटू डेल्टा D। सो यहाँ से अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करें, दैट इज डेल्टा V/V फाइंड आउट करें, जहाँ पर V मेरा क्या था, π/6 d³। सो दैट यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो 3 इंटू डेल्टा D/D। सो इस तरह से आप डिफरेंट बॉडी के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ जो स्ट्रेन है वह है शियर स्ट्रेन। सो व्हाट इज शियर स्ट्रेन? It is defined as the change in initial right angle between two line elements which are parallel to x and y axis. That means दो लाइन एलिमेंट्स के बीच इनिशियल राइट एंगल्स में चेंजिंग जो x एंड y एक्सिस के पैरेलल हैं। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ एक क्यूब है जिसका लेंथ L है और इसके टॉप एंड बॉटम फेसेस पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस P अप्लाई किया जा रहा है। और यदि बॉटम फेस फिक्स्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पर बॉटम फेस क्या है, फिक्स्ड है, तो क्यूब ABCD विल बी डिस्टॉर्टेड और डिस्प्लेस्ड टू AB'C' थ्रू एन एंगल phi. So it is also defined as the angle through which the given face of the body is displaced or distorts. That means दो लाइन एलिमेंट्स के बीच इनिशियल राइट एंगल में चेंजिंग जो x एंड y एक्सिस के पैरेलल हैं। दैट इज इस केस में मेरा शियर स्ट्रेन क्या होगा, शियर एंगल के बराबर हो जाएगा, दैट इज गामा इक्वल टू फाई। एंड ऑल्सो अगर हम फाई को कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं tan फाई इक्वल टू BB डैश डिवाइडेड AB, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, दैट्स वाई BB डैश डिवाइडेड AB। BB डैश मेरा डेल्टा है एंड AB क्या है, L है। दैट मीन्स B से ये B डैश पॉइंट पे जा रहा है सो दैट ये डेल्टा डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो रहा है। सिमिलरली C से C डैश पे ये प्लेस्ड होगा तो डेल्टा डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस्ड होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड होगा। सो दैट वी कैन रिटर्न एज
tan phi equal to cc dash divided cd, and here phi is very small, hence यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग phi equal to delta divided L. दैट मीन्स क्यूब का अपर फेस जितना लेंथ से डिस्प्लेस्ड हुआ वो डिस्टेंस डिवाइडेड जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वही मेरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, या कह सकते हैं कि शियर एंगल हो गया, क्योंकि शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, शियर एंगल होता है। दैट मीन्स जिस एंगल से क्यूब ए बी सी डी डिस्टॉर्टेड होता है ए बी डैश सी डैश डी डैश पर, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, शियर एंगल, एंड शियर स्ट्रेन जो होता है वो शियर एंगल के बराबर होता है। नाउ ये जो मेरा केस था वो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेन का केस था, बट वर्टिकल शियर स्ट्रेन भी डेवलप्ड होता है। अगर हम वर्टिकल शियर स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो रहा है। दैट मीन्स डी जो पॉइंट था वो मेरा डी डैश पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, एंड सी पॉइंट जो था वो मेरा सी डैश पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, बट वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और दोनों जो डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो दैट ये जो क्यूब है वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जा रहा है थ्रू एन एंगल फाई। दैट मीन्स क्यूब ए बी सी डी विल बी डिस्प्लेस्ड और डिस्टॉर्टेड ए बी सी डैश डी डैश थ्रू एन एंगल फाई। दैट्स वाई शियर स्ट्रेन जो होगा वो शियर एंगल के बराबर होगा। एंड समटाइम्स व्हेन बोथ केसेस साइमल्टेनियसली, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शियर स्ट्रेन एक साथ डेवलप्ड हो रहा है, देन इस केस में क्या होगा, आप इस फिगर में देख सकते हो यहाँ पर क्यूब ए बी सी डी है, इस केस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शियर स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहा है। सो इन दिस केस अगर हम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेन की बात करें आप देख सकते हो कि B पॉइंट जो है वो B डैश पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, एंड C पॉइंट मान लिया कि C1 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर वर्टिकल शियर स्ट्रेन की बात करें तो D पॉइंट D डैश पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, एंड C पॉइंट जो है वो C2 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। That is portion BC displaced along x axis and portion DC displaced along y axis, both meet at the same point। मान लिया कि दोनों का रिजल्टेंट जो है वो C डैश पॉइंट पर हमको मिला। इस तरह से इस केस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शियर स्ट्रेन जो है वो साइमल्टेनियसली डेवलप्ड हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि क्यूब ए बी सी डी विल बी डिस्प्लेस्ड और डिस्टॉर्टेड टू ए बी डैश सी डैश डी डैश थ्रू एन एंगल 2 फाई, बिकॉज यहाँ हॉरिजॉन्टल केस में डिस्प्लेस्ड हो रहा है थ्रू एन एंगल फाई, एंड ऑल्सो वर्टिकल केस में भी डिस्प्लेस्ड हो रहा है थ्रू एन एंगल फाई। दैट्स वाई टोटल जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कह सकते हैं टोटल जो डिस्टॉर्टेड हो रहा है क्यूब ए बी डैश सी डैश डी डैश में थ्रू एन एंगल 5 + 5 2 फाई। दैट इज इन दिस केस शियर स्ट्रेन इक्वल टू 2 फाई, दैट इज 2 into shear angle. So we can calculate shear angle is equal to gamma by 2, that is shear strain by 2. Now यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट ये है कि shear strain is not find out theoretically। shear strain को हम लोग theoretically find out नहीं कर सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको हम मेज़र कर सकते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं वो है एक्सटेंसियोमीटर। दैट इज एक्सटेंसियोमीटर। दैट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट बाय विच शियर स्ट्रेन इज मेजर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंसियोमीटर। नाउ अगर हम यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन हैज यूनिटलेस, दैट इज स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर मीटर्स, या कह सकते हैं कि सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सो दैट इट इज डायमेंशनलेस, एंड इट इज टेकन पॉजिटिव इफ देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द बार एंड नेगेटिव इफ देयर इज शॉर्टेनिंग।
इस तरह से मैंने स्ट्रेन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन को डिस्कस किया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच क्या रिलेशन है। एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच रिलेशनशिप को हम हुक्स लॉ द्वारा डिटरमाइन करते हैं। दैट मीन्स इट इज एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दैट मीन्स हुक्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली रॉबर्ट हुक द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू Hooke's law, within elastic limit, stress varies directly as strain. That is, stress directly proportional to strain. एंड हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट पुटअप करते हैं। दैट इज एक कांस्टेंट वहाँ पर पुटअप करते हैं। सो दैट स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। दैट मीन्स अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन इक्वल टू ए कांस्टेंट। और यह कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कहलाता है। दैट मीन्स दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई द्वारा डिनोट करते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेशनशिप को मैंने फाइंड आउट कर लिया। दैट इज ई इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन। बट ये जो रिलेशनशिप होता है वो विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। सो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? वी नो दैट ऑलवेज लोड का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है जिससे लोड रिमूव करने पर स्ट्रेस पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। इस भार के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। दैट इज द इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट काउजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन विच रिमेन्स आफ्टर रिमूवल। दैट मीन्स इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट इज देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज परमानेंटली, के बियर कर सकती है, जो स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन कर लेता है। दैट इज अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली वेरीज एज स्ट्रेन, या कह सकते हैं कि स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली एज स्ट्रेन। दैट मीन्स अगर मेरा स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा, एंड स्ट्रेस डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेन भी डिक्रीज करेगा। एंड चूंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्टली है, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो एज ए स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मोस्ट जनरल एग्जाम्पल है वो है स्प्रिंग। Hooke's law gives the relationship between the force applied to an unstretched spring and the amount of the spring is stressed. That is, spring के केस में विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशंस के लोड अप्लाइड करने के बाद ये वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन कर लेता है। स्प्रिंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इलास्टिक लिमिट। Now, the strains which disappear with the removal of load are termed as elastic strains, and the body which regains its original position on the removal of force is called an elastic body. इस तरह से मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेशनशिप को डिराइव किया। Now, we will discuss some numerical question based on strain. First question is a hollow cast iron cylinder 4 meter long. एक hollow cast iron cylinder है जिसका की लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर and 300 mm outer diameter. That means ये सिलेंडर है। इसका आउटर डायमीटर मान लिया कि d है, तो d का वैल्यू दिया हुआ है 300 mm एंड इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 0.3 मीटर, क्योंकि 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मीटर, सो दैट 0.3 मीटर। नाउ एंड थिकनेस ऑफ मेटल 50 mm
एंड इसका थिकनेस दिया हुआ है 50 mm, दैट इज 0.05 मीटर. Is subjected to a central load on the top when standing straight. The stress produced 75,000 kilonewton per meter square. So यहाँ पर मेरा सिलेंडर है, हॉलो कास्ट आयरन सिलेंडर है, जिसका कि आउटर डायमीटर d है. मान लिया कि इसका इनर डायमीटर जो है स्मॉल d है एंड थिकनेस क्या है इसका t है. सो दैट अगर हम इसका इनर डायमीटर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, स्मॉल d इक्वल टू d माइनस 2t, एंड d का वैल्यू मालूम है एंड t का वैल्यू भी मालूम है, दैट इज 0.3 माइनस 2 इंटू 0.05, दैट इज d इक्वल टू आ रहा है 0.2 मीटर. सो क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, दैट इज p का वैल्यू फाइंड आउट करना है. हम जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है P बाई ए, सो दैट P इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ए. सो स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, सो दैट एरिया हमको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा. एंड इन केस ऑफ हॉलो सिलेंडर एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर. एंड दोनों के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एरिया जो मेरा फाइंड आउट हो रहा है, सो दैट यहाँ से P का वैल्यू क्या आ जाएगा 75,000 इंटू पाई बाई 4, 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगा वो 2945.2 किलो न्यूटन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस, दैट इज एप्सिलॉन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, एंड हम जानते हैं कि क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन. सो दैट यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड ई, एंड स्ट्रेस का वैल्यू हमको मालूम है एंड ऑल्सो ई का वैल्यू हमको मालूम है. सो दैट दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे एंड एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा वो 0.0005 आता है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन में है टोटल डिक्रीज इन लेंथ, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ हमको फाइंड आउट करना है. एंड हम जानते हैं कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, एंड ओरिजिनल लेंथ हमको यहाँ से मालूम है, सो दैट डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन इंटू एल, एंड एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था अभी 0.005, एंड लेंथ कितना है 4, दैट इज डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से आएगा 0.002 मीटर, या कह सकते हैं कि 2 मिलीमीटर. हेंस डिक्रीज इन लेंथ क्या होगा 2 mm, and this is the final answer. Now अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Now second question is a steel bar is 900 mm long, that is steel bar का लेंथ दिया हुआ है 900 mm. Its two ends are 40 mm and 30 mm in diameter. इसका दो एंड्स मान लिया कि ये इसका पहला एंड है और ये इसका दूसरा एंड है, एंड दोनों का डायमीटर दिया हुआ है 5.1 5.2, एंड लेंथ ऑफ द ईच रॉड, दैट मीन्स प्रत्येक रॉड का लेंथ दिया हुआ है 200 और 200 इन mm. द मिडिल पोर्शन ऑफ द बार, दैट इज इसका मिडिल पोर्शन 15 mm इन डायमीटर, दैट इज इसका डायमीटर दिया हुआ है 15 mm, एंड इसका लेंथ क्या होगा टोटल है 900, तो क्या हो जाएगा 500. If the bar is subjected to an axial tensile load, that means इस बार पे axial tensile load मान लिया कि P दोनों साइड एक्ट कर रहा है. So find its total extension, so that यहाँ पर total extension that is delta L का वैल्यू फाइंड आउट करना है. आप देख सकते हो कि यह जो केस है वो मेरा पुलिंग नेचर का केस है, दैट मीन्स टेंसाइल नेचर का केस है. दैट्स वाई यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा वो टेंसाइल होगा, दैट मीन्स तीनों बार जो होगा वो मेरा इलोंगेट होगा. सो दैट डेल्टा एल हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3,
एंड तीनों का जो नेचर होगा वो टेंसाइल नेचर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो मेरा लोड अप्लाई हो रहा है उसका नेचर क्या है, टेंसाइल है। दैट मीन्स तीनों बार की लेंथ में क्या होगी, इंक्रीमेंट आएगी, दैट इज तीनों बार का लेंथ इंक्रीज करेगा। नाउ हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, पी एल डिवाइडेड ए ई। सो दैट यहाँ से डेल्टा L1 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, P कांस्टेंट है, सेम रहेगा, L1 डिवाइडेड A1 इंटू ई। L1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो यहाँ से अगर हम A1 फाइंड आउट कर लें तो डेल्टा L1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली डेल्टा L2 के लिए A2 फाइंड कर लेंगे एंड डेल्टा L3 के लिए A3 फाइंड आउट कर लेंगे। सो A1 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट इज डायमीटर का स्क्वायर, जो कि पहले के लिए क्या है 40 स्क्वायर। एंड सिमिलरली A2 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर, क्योंकि मिडिल के लिए क्या है 15, डायमीटर कितना है 15। एंड सिमिलरली A3 फाइंड कर लेंगे, पाई बाई 4, थर्ड के लिए कितना डायमीटर है 30, दैट इज 30 का स्क्वायर। सो इस तरह से A1 का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 0.001256 मीटर स्क्वायर। एंड सिमिलरली A2 का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 0.00016767 मीटर स्क्वायर। एंड ऑल्सो A3 का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 0.000768 मीटर स्क्वायर। सो दैट इस तरह से मैंने तीनों एरिया को फाइंड आउट कर लिया। सो दैट डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम P मेरा कांस्टेंट है एंड E भी कांस्टेंट है, दैट इज P एंड E को बाहर कर ले तो क्या होगा, L1 डिवाइडेड A1 प्लस L2 डिवाइडेड A2 प्लस L3 डिवाइडेड A3। एंड हमको सारा वैल्यू मालूम है एंड इसको हम लोग इसमें पुट अप कर देंगे। सो दैट फाइनल आंसर जो मेरा आता है दैट इज डेल्टा एल जो आ रहा है वो 0.0002454 मीटर, या कह सकते हैं कि 0.2454 mm। हेंस टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्टील बार कितना होगा, 0.2454 मिलीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने स्ट्रेन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्ट्रेन को डिस्कस किया। सो इस तरह से यूनिट 1 को लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन and also introduction of elastic constant E, Z, K, mu and relationship between elastic constant and different types of stresses like thermal stress, crushing stress, and also different types of strain and numericals based on stress and strains, and also principle of superposition theorem and numerical based on superposition theorem को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो आप इन सभी को मेरे प्लेलिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाकर वहाँ से देख सकते हो। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।